देखें, एल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 3 बातें याद रखनी है। वो बंदा जिसको ना सुनता है, वो बंदा ना देख सकता है, ठीक हो गया? और वो बंदा जिसका किडनी फ़ेल है। ये जिसको 3 बातें याद हैं, अल्पोर्ट सिंड्रोम का पेशेंट होगा, ठीक है? मतलब कि आपका इ इसके अंदर इश्यू कहाँ होता है? ये एमसीक्यूज़ मैं लिख देता हूँ, क्या-क्या होता है? इसके अंदर आता है कि आपके टाइप 4 कोलाजन का इश्यू होगा, टाइप 4 कोलाजन का इश्यू होगा, नंबर 1 ठीक हो गया। उसके बाद ये होती है जनाब आपकी एक्स लिंक्ड डिज़ीज़ होती है, एक्स लिंक्ड डिज़ीज़ होती है और इसके अंदर इश्यू क्या होता है? इसके अंदर जो इश्यू होता है वो ये होता है कि जनाब आपकी एक तरह की जो ग्लोमेरुलस बेस्ड मेम्ब्रेन होती है ना, वो थिन हो जाती है। यानी कि नॉट अ ग्लोमेरुलस बेस्ड मेम्ब्रेन आपने कहना है कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? एक तरह की थिन हो जाती है। ग्लोमेरुलस बेस्ड मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हो थिन हो जाती है। ग्लोमेरुलस बेस्ड मेम्ब्रेन जो होती है, वो कहती है एक तरह की थिन हो जाती है। जब आपकी ग्लोमेरुलस बेस्ड मेम्ब्रेन आपकी थिन होगी, तो उसके नतीजे में आपको हीमाचूरिया हो जाएगा, ठीक हो गया? हीमाचूरिया हो जाएगा और सारे नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाले सिम्पटम्स, ठीक है? नंबर 1 उसके बाद इसके साथ बंदे को सही तरह नज़र ना आए, ठीक हो गया? मतलब कि एक तरह का सेंसरी हियरिंग लॉस सॉरी मतलब कि बंदा को एक तरह का सुनाई ना दे, क्या हो? एक तरह का सुनाई ना दे, सेंसरी हियरिंग लॉस, बंदे को सुनाई ना दे, ठीक हो गया? और इसके साथ आपने कहना है कि ना ही बंदा सही तरह देख सके, ठीक है? यानी कि ऑप्टिक प्रॉब्लम या ऑर्थो प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो ये 3 ही चीज़ें जिसके अंदर आएँगी तो वो जनाब आप लोगों ने कहना है कि ये किसका पेशेंट होगा? आपका अल्पोर सिंड्रोम का पेशेंट होगा। अल्पोर सिंड्रोम के अंदर टाइप 4 कोलाजन का इश्यू होता है। अल्पोर सिंड्रोम जो होता है, उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, एक हीमाचूरिया देखते हैं, एक हम जनाब आपका सेंसरी हियरिंग लॉस देखते हैं, एक हम जो नज़र आता है उसको देखते हैं कि वो सही तरह नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? अब हम आते हैं लास्ट आपका रहेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जनाब आपका रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ठीक है? कि ये क्या पंगा है। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं, वो ये है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कि ये क्या होता है, ठीक है? देखिए, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब ये है कि ये चीज़ रैपिडली कुछ ना कुछ करती है। बंदा एक तरह का दिनों में बंदे का किडनी फेल, ठीक हो गया? रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है कि ये तकरीबन दिनों में ही आपका किडनी फेल विद इन वीक्स टू मंथ ये महीने ही कुछ लेती है तो बंदा गया। किडनी फेल, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है, इसके अंदर आप क्या देखते हो? आप क्रिसेंट शेप देखते हो, ये बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। क्रिसेंट शेप ग्लोमेरुलाई क्या होता है आपका एक तरह का वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब, कौन-सी ग्लोमेरुली देखते हैं? आपने कहना क्रिसेंट शेप ग्लोमेरुलाई, ठीक होगा? क्रिसेंट शेप ग्लोमेरुलाई। तो आपने कहना है क्रिसेंट शेप ग्लोमेरुली देखते हैं जब हम बायोप्सी करते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद ये क्रिसेंट शेप बेसिकली होते किसके बने ये किसके होते हैं? आपने कहना है जब आपका किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलाई के अंदर, बोमेन स्पेस के अंदर आपका फिब्रिन प्लस आपका मैक्रोफेज इकट्ठा हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं कि जनाब ये क्रिसेंट शेप ग्लोमेरुलाई बन गए। जब आपके किडनी के अंदर एक तो आपका फिब्रिन, दूसरा आपका मैक्रोफेज इकट्ठा हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आपका एक तरह का क्रिसेंट शेप क्या होता है? ये बन गए और क्रिसेंट शेप हम किसमें देखते हैं? रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर देखते होते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ होती है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हम इम्यून कॉम्प्लेक्स देखते हैं। और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें जी, एक इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर इम्यून कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है आपका? लीनियर इम्यून कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है आपका? लीनियर इम्यून कॉम्प्लेक्स। मेरी बात को आप थोड़ा-सा गौर करना है। लीनियर इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये बेसिकली डैमेज करता है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को। किसको डैमेज करता था? आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेनली आपके 2 जगह पर होती है। कौन-सी 2 जगह पर होती है? एक आपकी किडनी में होती है और दूसरी आपकी एल्वियाई के अंदर होती है। एक कहाँ होती है आपके किडनी के अंदर होती है और दूसरी कहाँ होती है आपके एल्वियाई के अंदर होती है, प्लस आपके एल्वियाई के अंदर होती है। अब आप थोड़ा-सा आप सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स लीनियर इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है, ये कहाँ पर इकट्ठा होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर इकट्ठा होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ होती है? आपकी किडनी के अंदर होती है और दूसरा कहाँ होती है? आपके एल्वियाई के अंदर होती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये किडनी और एल्वियाई के अंदर इकट्ठी हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये किडनी और एल्वियाई का इश्यू बना सकती है कि नहीं बना सकती? शाबाश बताइएगा जी। ये किडनी और एल्वियोलाई का इश्यू बना सकती है। तो इसमें बंदे के अंदर क्या देखेंगे हम जब किडनी और एल्वियोलाई का इश्यू बनेगा, तो क्या होगा किडनी की वजह से क्या होगा आपका हीमाचूरिया होगा भाई, हीमाचूरिया होगा, ठीक हो गया? और एल्वियोलाई का जब इश्यू बनेगा तो हमें क्या बनेगा? हीमोपटेसिस यानी कि जब बंदा कफ करेगा उसके साथ
ब्लीडिंग आएगी, ठीक हो गया, हीमोप्टेसिस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम इसमें देखते हैं। और वो डिसऑर्डर जिसमें ये दोनों चीजें होती हैं, उस डिसऑर्डर को कहते हैं गुड पोस्चर सिंड्रोम। क्या कहते हैं आपका? गुड पोस्चर सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं गुड पोस्चर सिंड्रोम, ठीक है। और गुड पोस्चर सिंड्रोम आपके टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी के साथ भी रिलेट करता है। कौन से? आपके टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी के साथ भी रिलेट करता है। मेरी बात को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट है, वो जनाब रिप्रेजेंट करता है आपके पास, उसको हीमोप्टेसिस भी है, उसको जनाब ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा है, उसका एक तरह का हीमाचूरिया है, उसका जनाब रेड ब्लड सेल कास्ट मिल रहे हैं, ठीक हो गया। और वो पूछे कि हाँ जी जनाब, ये कौन सा डिसऑर्डर हो, इसमें कौन सी इम्यून कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे, तो आप क्या बताओगे? इसमें ऐसे में कौन से इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलते हैं? शाबाश, जल्दी करेंगे। कौन से इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेंगे? लीनियर इम्यून कॉम्प्लेक्स। कौन से मिलते हैं आपको? लीनियर इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने कहना है कि यार लीनियर इम्यून कॉम्प्लेक्स मिल गया, और उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये कौन सी डिजीज आपकी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज करवा सकती है। अगर पूछा जाए कि किडनी की कौन सी डिजीज काज करवा सकती है, आपने कहना रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब देखें, हम आते हैं एक तरह के एक और कास्ट हम इसमें देखते हैं, वो कौन से होते हैं? इम्यूनोफ्लोरेसेंस हम देखते हैं, सॉरी नॉट अ कास्ट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस हम देखते हैं। वो कौन सा होता है? आपका ग्रैन्युलर। कौन सा होता है आपका? ग्रैन्युलर, ठीक है। अब मेरी बात को आपने बताना है, हमने ग्रैन्युलर किसी और जगह पर भी पढ़ा था। ग्रैन्युलर हमने किसी और जगह पर भी पढ़ा, याद है आप लोगों को? ग्रैन्युलर अभी अभी आज पढ़ के आए, पोस्ट, वेरी गुड फातिमा। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पढ़ा था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर पढ़ा था। उस वक्त जब मैंने ये बताया था, उस वक्त अवैस का मैसेज आया था कि सर इसके साथ एक और भी हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलता है। तो वो कौन सा मिलता था? ये बिल्कुल नेफ्रोपैथी होता है। आपका वो कौन-सा होता है? स्टेरी, वेरी गुड। कौन-सा था आपका? स्टेरी, लेकिन वो पीछे चला गया। लेकिन इसके बाद आपने कहना है कि ये ग्रैन्युलर जो कास्ट देखते होते हैं, वो किसमें देखते हैं? आपने कहना है कि ये देखते होते हैं जनाब आपका एक तरह का पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नंबर 1, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी 2, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी 2, नंबर 3 आपका किसमें देखते हैं? डिफ्यूज्ड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, डिफ्यूज्ड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। मेरी बात को अब गौर करना है जी। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आज हमने डिस्कस किया। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपने जो बात अपने माइंड में रखनी है ना, कि डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का होता है कि ये जनाब इसमें आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो डिफ्यूज्ड हो जाते हैं आपके किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफ्यूज डिपॉजिट हो जाते हैं। जब आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स डिफ्यूज डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये जनाब आपका रीनल फेलियर काज करवा देते हैं। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है कि एसएलई के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो होता है, जिसकी वजह से आपको डेथ होती है, वो होता है जनाब आपका डिफ्यूज्ड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये आपकी डेथ करवाती होती है, ठीक है। ये काज ऑफ डेथ होता है एसएलई के अंदर। तो आपने कहना है कि एसएलई के अंदर अगर नेफ्रोटिक की बात करें तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है, और अगर नेफ्रीटिक की बात करें तो क्या होता है? आपका डिफ्यूज्ड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। सिर्फ इतनी बात आपने याद करनी है। ये क्या था आपका नेक्स्ट। और आगे हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और हम देखते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस, और हमें अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस इम्यून कॉम्प्लेक्स हमें नजर ना आए, उसको कहते हैं पुसी इम्यून। समझ आ रही है? उसका कहते हैं आपका पुसी इम्यून कहा जाता है। फॉर एग्जांपल उसमें जिसमें हमें इम्यून कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आते, उसको हम कहते होते हैं पुसी इम्यून। क्या कहते हैं? आपका पुसी इम्यून कहा जाता है, जिसमें इन दोनों में तो हमें इम्यून कॉम्प्लेक्स मिल गए ना। लीनियर के अंदर कौन? अच्छा, लीनियर के अंदर हम क्या देखते हैं? गुड पोस्चर जो सिंड्रोम होता था उसमें हम लीनियर देखते थे। गुड पोस्चर सिंड्रोम के अंदर लीनियर, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? ग्रैन्युलर। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ग्रैन्युलर, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर ग्रैन्युलर, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ग्रैन्युलर, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ग्रैन्युलर। ये सारे में हम क्या देखते हैं? ग्रैन्युलर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रैन्युलर होते हैं, ये क्या काज करते हैं? सॉरी, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो नेफ्राइटिस जो होता है, ये जनाब आपका एसएलई के अंदर आपका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ करवाता होता है, ठीक है। अब बातें हैं उसी इम्यून क्या होता है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम एंटीबॉडीज देखते हैं सिर्फ, लेकिन इम्यून का कॉम्प्लेक्स नहीं देखते, ठीक है। तो देखें ये बेसिकली आपका होता क्या है, ये किस डिजीज में हम देख सकते हैं, जैसा कि वो लीनियर वाला हमने देखा गुड पोस्चर में,
ग्रेन्युलर वाला हमने देखा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, डिफ्यूज प्रोलिफेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, तो वो जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं होता और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज करवा सकते हैं, वो कौन सी डिजीज है? वो होती है जनाब आपकी वेजिनल वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस, ग्रेनुलोमाटोसिस ये एक होती है। दूसरा होता है जनाब आपका एक तरह का माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक कोलियंजाइटिस, ठीक हो गया। इसके बाद नंबर थर्ड होता है चर्च स्ट्रॉस सिंड्रोम, तो होता है आपका चर्च स्ट्रॉस सिंड्रोम, ठीक है। अब मेरी बात को गौर करें कि जो आपका ना फॉर एग्जांपल जो आपका वेजिनल ग्लोमेरुलोमाइटिस होता है उसमें जो हम एंटीबॉडीज देखते होते हैं वो हम देखते हैं सी अनका, क्या देखते हैं आपका वेजिनल ग्लोमेरुलोमाइटिस में जो एंटीबॉडीज हम देखते हैं वो देखते हैं सी अनका, सी एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, सी अंका कह दो, ठीक है। और दूसरा जो है जो फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोस्कोपिक कोलियंजाइटिस या फिर चर्च स्ट्रोस होता है, इन दोनों में हम देखते हैं पी अंका, क्या देखते हैं आपका पी अंका, ठीक है। तो ये बातें आपने दोनों याद रखनी क्योंकि इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब एक बंदे को सी अंका है यानी कि वेजिनल ग्लोमेरुलोमाइटिस है, ठीक हो गया। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि हाँ जी जनाब इसको इसमें हम कौन सी एंटीबॉडीज देखेंगे, तो हमने कहना सी आर का, और ये क्या काज करवा सकती है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, वेजिनल ग्रेनुलोमाइटिस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शायद आप लोगों को याद हो वस्कुलाइटिस के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 पैथोमा बुक का जो है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेजिनल ग्रेनुलोमाइटिस के अंदर मैंने बताया था, इस तरह मैंने एक सी लगाया था, शायद आपको याद हो, इस तरह सी लगाया था। मैंने कहा था कि वेजिनल ग्रेनुलोमाइटिस की वजह से क्या होता है, आपको नेजल पंगा पड़ता है, आपको लंग्स का इश्यू बनता है और आपको किडनी का इश्यू बनता है, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, वो डिजीज जिसमें लंग्स और किडनी सिर्फ दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी डिजीज थी, थोड़ा सोच के बताएं, अभी आज हमने डिस्कस की है वो डिजीज जिसमें जनाब आपका फॉर एग्जाम्पल लंग्स और किडनी दोनों इन्वॉल्व हो, तो वो कौन सी डिजीज थी, शाबाश, वेरी गुड किंजा, गुड पोस्चर सिंड्रोम, वो कौन सा था आपका गुड पोस्चर, आपने कहना है गुड पोस्चर, ठीक है। और उसके अंदर जो हम एंटीबॉडीज देखते थे वो कौन सी देखते थे, लीनियर इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स, लीनियर। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको साइनोसाइटिस है, जिसको साइनस इन्फ्लेमेशन है, जिसको नाक का कुछ ना कुछ पंगा है, किसी तरह का पंगा है नाक का, ठीक है। और उसके बाद वो कह देता है उसको लंग्स का इश्यू है, उसके बाद वो होता है उसको किडनी का इश्यू है, और साथ वो कह देता है कि हाँ जी जनाब सी अंका इज पॉजिटिव, तो आपका डायग्नोज क्या होगा, शाबाश बताइए जी। आपका जो डायग्नोज होगा वो क्या होगा, आपने कहना है वेजिनल ग्रेनुलोमाइटिस। अब आपने उधर नहीं जाना, आपने पूछी इम्यून मतलब कि इसमें कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ये वेजिनल ग्रेनुलोमाइटिस होता है, तो दोनों का फर्क आपको बताना है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। अब जो हमने किया सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को सारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे जाते हैं, ठीक है। देखें जो आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर होता क्या है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर आपने ये कहना है कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसमें जनाब आप लोगों का एक तरह का प्रोटीन और लिमिटेड प्रोटीन यूरिया होता है, उसके हीमाचूरिया हो जाता है, रेड ब्लड सेल कास्ट होता है, हाइपरसेलुलर जो होती है वो जनाब आप देखते हो एक तरह की और इन्फ्लेम्ड एरिया होता है वो आपका बायोप्सी के अंदर देखते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आप लोगों ने एक तरह की बोलनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं कि आगे क्या चीजें होती हैं। आपने कहना है कि जब हम सबसे पहले जो देखते हैं वो होती है जनाब आपकी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तब होती है जब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कुछ स्ट्रेप्टोकोकस ए बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया था, उसको स्किन की इन्फेक्शन हुई या थ्रोट की इन्फेक्शन हुई और उसके बाद उसका किडनी इन्वॉल्व हो गया। जैसे ही उसका किडनी इन्वॉल्व हुआ तो किडनी के साथ उसका क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि जनाब उसको हीमाचूरिया हो गया यानी कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले सारे के सारे सिम्टम्स, साथ आपने सिर्फ इतना बोल देना कि कोला कलर यूरिन, क्या बोलना है आपने, कोला कलर यूरिन। साथ आपने ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ये बोलना है कोला कोला कलर यूरिन, और ये सारी चीजें बोल के फिर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो आप देखते होते हो फॉर एग्जांपल इम्यून कॉम्प्लेक्स, और ये जो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो क्या मिलता है, आपने कहना सब एपिथेलियल बम्प्स देखते हैं, क्या देखते हैं आप, सब एपिथेलियल बम्प्स देखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा था कि इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ पर इकट्ठे होंगे, वो आपने कहना है
एपिथेलियल, जो सब एपिथेलियल होते हैं उसके बिल्कुल नीचे होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तो बायोप्सी के अंदर आप क्या देखते हो, तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, बायोप्सी के अंदर हम देखते हैं कि हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड एरिया हम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर थी। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को एक तरह का अल्पोर्ट सिंड्रोम हो जाता है तो क्या होता है। अल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर टाइप 4 कोलाजन इन्वॉल्व होता है। उसमें टाइप 4 कोलाजन कहाँ होता है, आंख, कान और उसके बाद कहाँ आपका किडनी, यानी कि आपका नेफ्रिटिक सिंड्रोम के सारे सिम्टम्स, नजर नहीं आता, सुनना नहीं, बंदा सुनता नहीं है, ये तीन चीजें, ठीक हो गया। उसके बाद आता है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी क्या होता है कि आपका मेसेंजर सेल्स जो होते हैं वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी आईजी एंटीबॉडीज, उसकी वजह से आपको पता है कि आपकी आईजी एंटीबॉडीज वहां पर डिपॉजिट हो जाती है, तो आपकी आईजी एंटीबॉडीज जो होती है उनके लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। जब उनका लेवल कम हो जाता है तो इसकी वजह से आपको कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है, जीआई की इन्फेक्शन हो सकती है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो सकती है, आपकी जो ब्लीडिंग होती है सबक्यूटेनियस वो हो सकती है। इसको दूसरा नाम होता है बर्गर डिजीज। और मोस्ट कॉमन जो डिजीज होती है ये यही होती है वर्ल्ड वाइड, समझ आ रही है, दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है आपकी, ये होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ आपका आता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या होता है, तो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस माशाल्लाह आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम देखते हैं फॉर एग्जांपल वो डिसऑर्डर जिसके अंदर यार आपका एक तरह का आप कह देते हो कि हाँ जी जनाब बंदा हफ्तों के अंदर ही गया, किडनी उसका फेल, और वो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हो सकता है गुड पोस्चर सिंड्रोम, हम देखते हैं लीनियर फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। और उसमें हम देखते हैं कि जनाब आपका लीनियर में उसका किडनी गुड पोस्चर सिंड्रोम है, कफ आती है, कफ के साथ उसको ब्लीडिंग आती है, किडनी उसका वैसे बेचारा उसके साथ उसको क्या रहा है एक तरह का ये वाला मतलब कि किडनी का जो इशू इन्वॉल्व है। अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है कि हाँ जी जनाब ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर की बात करेंगे तो पोस्ट स्ट्रेप्टोग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 1, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी 2, डिफ्यूज प्रोलिफेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 3। डिफ्यूज प्रोलिफेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है वो आपका एक तरह का क्या काज करवाता है, रीनल फेलियर काज करवाता है। एसएलई के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यही होता है। उसके बाद आपका आ जाता है कुशी सिंड्रोम। कुशी के अंदर क्या होता है वेजिनल, और उसके बाद क्या होता है आपका एक तरह का मतलब के वेजिनल ग्लोमाइटिस होता है, और इसके बाद आपका आ जाता है वेजिनल ग्लोमाइटिस। और वेजिनल ग्लोमाइटिस के अंदर कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, आपने कहना सी अंक का, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका क्या होता है, इसमें नाक इन्वॉल्व होता है, बाकी लंग्स और किडनी, ये डिफरेंशिएट पॉइंट है सी अंक का। उसके बाद अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस जो होता है उसका आप लोगों ने ये लिंक बताना है कि माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और आपका चर्च सिंड्रोम जो होता है, इन दोनों में आपका पी अंक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हम कौन सी बायोप्सी करते हैं तो क्या मिलता है हमें, क्रीसेंट शेप मिलता है। और क्रीसेंट शेप के अंदर क्या होता है आपका फिब्रिन होता है, और फिब्रिन के साथ क्या होता है, आप लोगों ने ये कहना है कि फिब्रिन के साथ आपका एक तरह का मतलब कि जो चीजें इकट्ठी होती है उसको कहते हैं मैक्रोफेज, और जब ये दोनों चीजें इकट्ठी होती है उसको हम कहते हैं क्रीसेंट शेप, ठीक है। तो ये था जनाब आपका ये टॉपिक जिसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम टोटली, इसके अंदर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश एनीवन, कोई ऐसा बच्चा।